तो साथियों आपका पर्यावरण से जो है प्रश्न आपका जो है पूछा जा रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे प्रश्न आपका साथियों क्या है, पूछा गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक ही वीडियो में क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम हो तो उसमें आप इसको छोड़ के बिल्कुल ही ना आए, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कहीं पर भटके ना तैयारी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी आ गई है, उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। तो आपको बिल्कुल इस चैनल पर टिके रहना, एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक चीज़ आपको तैयारी हम करवाएंगे, तो एकदम भटकना आपको नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। बहुत क्लास हमने दी है और ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो समझते हैं, पूरा थ्योरी भी इसमें हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए गलत कथन का चयन कीजिए। ये जो क्वेश्चन लिया साथियों, ये आपका देख सकते हैं, ये साथियों आपका आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। प्रीवियस प्रश्न करने से हमें ज़्यादा ज्ञान मिलता है, ठीक है ना, ज़्यादा हमें विश्वास होता है कि हम क्वेश्चन को कर सकेंगे, है ना। तो पहले समझते हैं आखिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र को कभी कभी पारितंत्र भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इसका अध्ययन साथियों इकोलॉजी कहलाता है, समझ गए ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र है जिसमें जैविक घटक, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक का क्या होता है, आपस में संबंध होता है, वो आपका क्या होता है साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, समझ गए ना। अब इसमें खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के बाद इसमें दिया गया खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे गए तो गलत कहा। देखिए, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उत्पादक क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे, ये क्या होगा, उत्पादक होगा। ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इन्हीं पर हम लोग निर्भर हैं। तो ऐसे सभी जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता होते हैं, तो बिल्कुल सही बात। उपभोक्ता कौन होंगे, जो उत्पादक को खाएंगे वही उपभोक्ता होंगे। तो हम लोग तो उत्पादक नहीं है, हम लोग उपभोक्ता मानेंगे। हालांकि वो बात अलग है, हम लोग अलग प्रकार के उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता में ही प्रकार आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ऐसे प्रकार का आएगा। तो जो उत्पादक को खाएगा वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बात कह रहा है एक अकेला जीव एकाधिक पोषीय स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। कोई अकेला जीव है तो वो क्या करता है, एक से अधिक पोषीय स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है। जैसे मान चलिए कि कोई द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता वाला है, तो वो आप कह सकते हैं वो आपका जो है तृतीयक वाला द्वितीय से भी प्राप्त कर सकता है और आपको प्राथमिक से भी प्राप्त कर सकता है, समझ गए ना। तो एकाधिक पोषीय स्तरों से भोजन प्राप्त कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा कह रहा है आपका कि जीव का पोषीय स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही ऊर्जा कम होती है। ये बात यहाँ गलत कह रहा है। क्यों साथियों, देखिए सबसे ऊपर क्या साथियों होता है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये आपका क्या होता है, पोषीय स्तर होता है। सबसे नीचे जो होता है ना, जो सबसे नीचे होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं उत्पादक। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लेगा कि पोषीय स्तर में, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पोषीय स्तर है। पोषीय स्तर में सबसे नीचे वाला कौन रहता है, तो नीचे आपका रहता है उत्पादक, और जो नीचे रहेगा वो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, जो नीचे रहेगा वो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है। और इसके बाद साथ में रहता है वो आता है उपभोक्ता, और वो उपभोक्ता कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक को कौन खाएंगे, उत्पादक जैसे आपका पेड़ पौधा होगा, तो इस पेड़ पौधा खाएंगे, कौन खाएंगे, टिड्डा खाएगा, खरगोश खाएगा, है ना, ये सब खाएगा, हिरण खाएगा, तो ये सब क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। यानी कि उत्पादक को जो खाएंगे उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। फिर इस प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, है ना। तो इस तरह से आपका जो है, इसे इसमें टिड्डा है तो टिड्डा को मेढक खा जाता है, तो मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, समझ गए ना। इस तरह से जो आपका है ये बढ़ते जाता है। तो सबसे नीचे जो रहता है ना उसके पास ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। और बात देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, फोर्थ नंबर, खाद्य जाल में 2 या से अधिक खाद्य श्रृंखलाएँ शामिल होती है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य जाल का मतलब क्या साथियों, ये खाद्य जाल होता है, इसमें सभी जीव क्या होता है, एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, समझ गए ना। तो वो आपका खाद्य जाल होता है, समझ गए ना। इसमें आपका सांप भी रहेगा, मेढक भी रहेगा, बाघ भी रहेगा, घास भी रहेगा, हर चीज़ उसमें रहेगा, तो वो खाद्य जाल होता है। तो समझ गए ना इस पॉइंट को। तो आगे बढ़ते हैं, तो गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए वही प्रश्न है, निम्न में कौन से पहले पोषीय स्तर पर होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, पहले पोषीय स्तर पर कौन होंगे, उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होंगे, ठीक है। तो कौन होंगे इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक होगा। और उत्पादक क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, इससे कोई फायदा नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रभाव कैसे होता है, इनको साथियों हम देखते हैं, क्योंकि अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे वो आप लिख ही नहीं पाइएगा, तो बोलिएगा खाली से खाली क्वेश्चन का आंसर करा देते हैं और अब कुछ बताते हैं नहीं, तो ये गलत है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक लिंडमैन नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? लिंडमैन। लिंडमैन ने क्या दिया था, लिख लीजिए। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था। लिंडमैन ने क्या किया था? 10% ऊर्जा का नियम दिया था। इस बात को क्या करिए आप ध्यान रखिए। बोलेगा कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, इसका नियम ये क्या कहता है? ये कहता साथियों, अब ये पोषी स्तर बनाते हैं। ये हम क्या आपका है? पोषी स्तर है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जो उत्पादक जो साथियों होते हैं, उत्पादक से ऊर्जा किस में जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से तृतीयक में, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। तो प्रत्येक ये सब क्या है? एक पोषी स्तर है। एक पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, चौथा। तो प्रत्येक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा जाता है वो 10% ही जाता है। कितना जाता है? 10% ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ये आपका पोषी स्तर है। पहला इसमें जो है 100 जूल ऊर्जा है। कितना? 100 जूल है। ये उत्पादक है, इसके पास मान लीजिए 100 जूल है। तो दूसरा वाला में जो ऊर्जा कितना जाएगा? 10% ही। तो 100 का अगर 10% करेंगे तो कितना होगा? तो बोलिएगा 10 होगा। यानी कि इसके पास 10 ही जाएगा, 10 ही जूल जाएगा। और फिर 10 जूल का इसमें, फिर इस 10 का इसमें 10% जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रत्येक पोषी स्तर से ऊर्जा का ट्रांसफर 10% ही होता है। ये लिंडमैन ने कहा था। तो बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ता नहीं, गलत बात है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो ऊर्जा का वैल्यू घटता जाएगा। अब देख लिए ना, 10% जा रहा है तो ऊर्जा का वैल्यू घटता जाता है। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम होता है। तो बिल्कुल बी हमारा सही होता है। समझ गए ना। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका प्राकृतिक तरीके से, एक हो गया कृत्रिम तरीके से। समझ गए ना। प्राकृतिक तरीके से क्या होगा? जैसे आपका हो गया झील हो गया, है ना, तालाब हो गया, ये सब आपका साथियों क्या है? ये आपका कृत्रिम पारित है। जैसे आपका जंगल खुद ले लीजिए, जो जंगल आपका है, जंगल में सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वो आपका प्राकृतिक हो गया। लेकिन साथियों अगर आपका हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में आपका क्या हो जाएगा? कृत्रिम साथियों आपका हो जाएगा फसली खेत। क्या हो जाएगा? फसली खेत। फसली खेत साथियों ये पर क्या है आपका? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं? अपने से खुद से लगाते हैं एक पैटर्न के रूप में। फसल क्या करता है? हम लोग खुद लगाते हैं उसको एक पैटर्न के रूप में, है ना। तो वो आपका क्या होता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो बाकी ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। बाकी पारिस्थितिकी तंत्र हम आपको बता ही दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो दो ही घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो घटक। एक साथियों आपका होता है जैविक घटक। क्या होता है? जैविक घटक। इस बात को नोट कर लीजिए। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। एक क्या होता है? अजैविक घटक। तो इन्हीं दो घटक से मिलकर आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो जैविक घटक क्या हो गया? जैसे कि साथियों आपका हम खुद हो गए, हम जैविक घटक हो गए पारिस्थितिकी तंत्र के। हम भी तो पारिस्थितिकी तंत्र में ही आएंगे ना। हम क्या होंगे? जैविक घटक होंगे। और जैसे बात करें साथियों सूक्ष्म जीव, ये सब आपका क्या हो जाएंगे? जैविक घटक हो जाएंगे। कीट जिनमें सांस हो ना, जो चल फिर सके, जो शोषण कर सके, पाचन कर सके, है ना, वो सब आपके क्या होंगे? जैविक घटक। जैविक का मतलब क्या है? जीव। जैविक का मतलब जीव हो गया, तो वो आपके जैविक घटक होंगे। तो कीट हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, और कवक। कवक भी एक जीव है ना। कवक भी क्या है? जीव है, जो कि कवक जगत में रखा जाता है। तो आपको क्या है? ये तीनों जैविक घटक होंगे। लेकिन मृदा, मिट्टी क्या है? ये आपका क्या है? निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव मतलब अजैविक, मतलब इसमें जीव नहीं है। मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, ये सब क्या आपके जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है। नॉन बायोटिक। जैविक मतलब बायोटिक, अजैविक मतलब नॉन बायोटिक या एबायोटिक। समझ गए ना बात को। तो उम्मीद है ये समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजैविक घटक पूछा तो मृदा हो जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। स्वपोषी समझते हैं कौन होता है? पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद से बनाए। तो ये अपने भोजन का संग्रहण करा। संग्रहण का मतलब जमा करना। मान के चलिए पौधा का पत्ती कुछ ज़्यादा भोजन बना लिया, अब उतना ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको फेंक तो नहीं देगा, यानी कि उसका क्षय तो होगा नहीं। उसको क्या करेगा? स्टोर करके रख देगा। हम लोग क्या करते हैं? किचन में अगर ज़्यादा खाना बना लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, ताकि जब भूख लगे तो उसको हम खा लेंगे।
उसी तरह साथियों पौधा क्या करता है कि भोजन का संग्रहण करता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, और भोजन बनाता किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं, समझ गए ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका जैविक आवर्धन से प्रश्न, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। देखिए पहले समझिए कि जैविक आवर्धन क्या होता है। जैविक मतलब जीव हो गया, आवर्धन मतलब होगा किसी चीज़ में वृद्धि होना। तो साथियों होता क्या है, हमारा जो पोषी स्तर होता है, हमारा साथियों जो पोषी स्तर होता है, पोषी स्तर जो होता है, तो सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह आपका चतुर्थक भी जाता है, समझ गए ना। तो साथियों होता क्या है कि ऊर्जा कैसे जा रहा है, तो बोलिएगा उत्पादक से ही। अगर उत्पादक नहीं है तो ऊर्जा किसी को मिलवे नहीं करेगा। उत्पादक मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा नहीं है तो उपभोक्ता आवे नहीं करेगा, क्योंकि उपभोक्ता कहाँ से आता है, उत्पादक को ही खाकर उपभोक्ता आता है। तो उत्पादक ही नहीं रहेगा तो उपभोक्ता कहाँ से आएगा। तो उत्पादक के साथियों क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि साथियों आपका जो खेत वगैरह होता है ना, खेत वगैरह में साथियों कि जब आप कुछ जिसे छिड़काव करते हैं उसमें क्या रसायन केमिकल का यूज करते हैं, तो उस समय साथियों क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेकार पदार्थ होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं प्रदूषित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, प्रदूषित पदार्थ होते हैं। तो वो क्या करते हैं साथियों, जैसे आपका कह सकते हैं जैसे कि डीडीटी हो गया, डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना, बाईफिनाइल डीडीटी और पॉलीक्लोरोटेनिन जो होता है ना, ये सब का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं ना खेत में। तो ये सब क्या होता है, केमिकल होते हैं। अब ये केमिकल कहाँ जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, फलों वगैरह में जाएंगे, जो फसल लगा रहे हैं उसमें जाएंगे। अब चूंकि फसल क्या है, खुद वो उत्पादक है, अब उसी से हम लोग क्या करें, अब उत्पादक कोई उपभोक्ता खाता है, उत्पादक कोई क्या खाता है, उपभोक्ता खाता है। तो ये सब में क्या साथियों, ये रसायन केमिकल है ना, मिट्टी को खराब कर देते हैं, और मिट्टी खराब करेंगे तो फसल भी खराब हो जाएगा आपका। यानी कि केमिकल की मात्रा इन सब में आ जा रही है, यानी कि उत्पादक में केमिकल की मात्रा आ जा रही है बायोमैग्निफिकेशन की विधि से। अब उत्पादक को खाएगा उपभोक्ता, तो उसमें भी बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ है उसमें भी जाएगा, इस तरह इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो कह सकते हैं ये आपको क्या एक तरह से हानि पहुंचाता है आपके सारे जीवों को, समझ गए ना। तो ये आप क्या होता है, रासायनिक कीटनाशक होता है, ठीक है ना। तभी हम कहते हैं कि आपका जो है जैसे कि फल वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह है ना, ये सब में क्या होता है, आजकल ये सब उतने भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि केमिकल सब इसमें ज़्यादा रहता है। मिट्टी में छिड़काव करते हैं तो सब केमिकल क्या है, मिट्टी को ख़राब कर देता है, उर्वरता को ख़राब कर देता है ना। वही उत्पादक में जाएगा, तो उसको खाने से भी कह सकते हैं हम जो आज जो भी हरी सब्जियां सब खाते हैं वो भी उतना ज़्यादा वो कह सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं रहा आजकल के ज़माने के अनुसार, समझ गए ना। तो ये आपका क्या होता है, रासायनिक कीटनाशक होते हैं, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। देखिए पर्यावरण का मतलब क्या हो गया, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होंगे, पर्यावरण बनाते हैं मिलकर, ठीक है ना। तो स्वच्छ रखने का मतलब क्या होगा कि जो भी गंदगियाँ प्रदूषण फैल रही है, जैसे प्रदूषण फैल जाता है तो क्या कहते हैं, हमारे आसपास का जो आसपास का जो वेदर है वो सही नहीं है, प्रदूषित जगह हो गया। तो उन सबको आखिर ये प्रदूषक का कारण कौन है, प्रदूषक का कारण कौन है, तो बोलिएगा कचरा। कचरा क्या है, एक प्रदूषक का कारण बनता है, कचरे को जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, ये सब क्या आपका प्रदूषक का कारण बनता है। तो साथियों कचरे को फैलाने के लिए दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है आपका साथियों जैव निम्नकरणीय, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए, एक होता है जैव निम्नकरणीय और एक होता है अजैव निम्नकरणीय। एक होता है अजैव निम्नकरणीय होता है। जो जैव निम्नकरणीय साथियों होता है ये आपका क्या होता है, जैसे केला का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, है ना, अंडे का छिलका हो गया, ये सब आपका क्या होता है जैव निम्नकरणीय। इस सबको अगर फेंक देंगे ना तो इन सब का क्या होता है, अगर इसको कोई अपघटित नहीं करेगा तो ये प्रदूषण फैलेगा, कोई अगर अपघटित नहीं करेगा इसको तो प्रदूषण फैलेगा। तो इन सबको साथियों अपघटित करने वाला कौन है, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंगस है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपघटक का काम करते हैं, डिकम्पोजर का। तो ये सब क्या करते हैं, कचरा जो फेंक देते हैं इस सब क्या करता है, ये जीवाणु कवक सफाई कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु कवक क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। वही अजैव निम्न करने की बात करें तो ये आपका जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशी का बोतल हो गया, ये सब क्या होता है अजैव निम्न करने पदार्थ। तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है अजैव निम्न करने से, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वच्छ रखने की बात हो रहा है, तो ये आपका कौन होता है, जीवाणु अपघटक, जीवाणु और कवक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। देखिए द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं किस पर आएंगे, इस द्वितीयक उपभोक्ता को भी हम छोटे मांसाहारी कहते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि क्या होगा, ये सबसे नीचे कौन होगा, ये पोषी स्तर, सबसे नीचे आपका उत्पादक जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके बाद कौन होगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीय चतुर्थ जाते जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता पर कौन होंगे, तो प्रथम उपभोक्ता ये हो गया, सॉरी उत्पादक ये हो गया,
उत्पादक कितने नंबर पर, तो बोलेगा प्रथम पोषी स्तर पर। उत्पादक कितने नंबर पर, ये आपका प्रथम पोषी स्तर पर, ठीक है ना। और जो उपभोक्ता हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। तो हम कह सकते हैं कि जो छोटे मांसाहारी होते हैं वो आपके साथियों क्या होते हैं, ये आपके तीसरे पोषी स्तर आते हैं। छोटे मांसाहारी समझते हैं ना, छोटे मांसाहारी क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं छोटे मांसाहारी, ये क्या होता है, जैसे आपका सबसे नीचे उत्पादक है, उत्पादक को टिड्डा खाएगा, टिड्डा फिर कौन खाएगा, मेढक खाएगा, है ना। तो मेढक वगैरह क्या होगा, ये आपका क्या होंगे साथियों, ये आपका क्या होते हैं, छोटे मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं आपका, ये छोटे मांसाहारी होते हैं। समझ गए ना बात को। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। शीर्ष शिकारी का मतलब, शिकारी मतलब का जो किसी को मार को खाता हो उसी को शिकारी कहते हैं। शीर्ष शिकारी, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर। तो भाई सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन होगा, टिड्डा। क्या होता है, टिड्डा क्या होता है, जो उत्पादक को खाता है, और टिड्डा को खा लेता है मेढक। टिड्डा कौन खा लेता है, मेढक खा लेता है ना। फिर हम बात करें चूहा का, चूहा और अजगर की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है इसमें आंसर क्या होना चाहिए। देखिए साथियों, गरुड़ जो साथियों इसमें दिख रहा है आपको, गरुड़ साथियों क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। गरुड़ साथियों क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सबसे ऊपर साथियों होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको साथियों हम बोलेंगे उच्च मांसाहारी जीव बोलेंगे, और शीर्ष शिकारी भी बोलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या हो जाएगा, आंसर गरुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरुड़। सांप सबको नहीं खा पाएगा, सांप सबको आपको नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गरुड़, इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष शिकारी हो जाएगा। समझ गए ना। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न ये, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो बोलिए, अभी आपको हम नहीं बताए हैं, अभी जस्ट बताया ना। तो इसका आंसर हमें क्या चाहिए, कमेंट में चाहिए। इसका आंसर क्या चाहिए हमें, कमेंट में चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया। तो साथियों इसको किया था किसने आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका टांसले। क्या हो जाएगा, टांसले ने इसका क्या किया था, आपको कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को बताया था। किसने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र को, टांसले ने बताया था। तो सिंपल आपको ये क्या करना, याद रखना, बाकी इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, आरआरबी से सीनियर सेक्शन इंजीनियर में एक प्रश्न पूछा गया, कह रहा उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है। मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आएगा, तो बोलिएगा कि उत्पादक आएगा। उत्पादक को खाने वाला कौन आएगा, तो बोलिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला कौन आएगा, द्वितीयक। फिर द्वितीयक को खाने वाला तृतीयक। तो देखते हैं कि इसका ऑप्शन, देखते हैं हम इसको ऑप्शन क्या होता है। उत्पादक तो एकदम कन्फर्म उत्पादन होगा, पहले शाकाहारी मांसाहारी, पहले शाकाहारी, ये कभी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो मैं सही छोड़ दिए, बच गया हमारा ए और बी बच गया। क्योंकि भाई शाकाहारी कैसे आ जाएगा, पहले उत्पादक आएगा नहीं, क्योंकि उत्पादक को ही जो खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जो उत्पादक को ही खाता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया। अब देखो उत्पादक को जो खाएगा शाकाहारी, बिल्कुल सही है। अब जो शाकाहारी को भी जो खा लेगा वो मांसाहारी, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि उत्पादक पेड़ पौधा आ गया, और पेड़ पौधा क्या खाएगा, जैसे हिरन हो गया। हिरन क्या होता है, शाकाहारी होता है। अब हिरन को भी मार के खा जाता है आपका बाघ, चीता वगैरह, भेड़िया वगैरह मार के खा जाता है। तो आपको वो क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बैठ रहा है खाद्य श्रृंखला में। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका प्रश्न आएगा ओजोन परत से रिलेटेड, ठीक है ना। निम्न में कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए ओजोन परत की अगर मोटाई को बढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बातें हैं। समझ गए। ओजोन हालांकि अच्छा गैस नहीं है, ओजोन एक प्रकार क्या है, गैस है, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है। ओजोन सूत्र क्या होता है, O3 होता है ना। ये कोई स्पेशल नहीं बनता, ये आपका ऑक्सीजन से ही बनता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु से एक ऑक्सीजन के परमाणु रिएक्शन करके आपका क्या बनता है, O3 बनता है। और ये यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण की उपस्थिति में ये होता है, ओजोन बनता है। ओजोन गैस हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये हमें इससे सुरक्षा देती है। ये पृथ्वी का ऐसे सुरक्षा कवच कहते हैं। ऐसे ही अच्छा नहीं है। आपको पता है कि ये जो फॉग देखते हैं ना, कुहासा वगैरह, उसका ये कारक होता है। समझ गए ना। तो प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। निम्न में कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के प्रतिशत में वृद्धि करना। तो ऑक्सीजन के प्रतिशत में अगर वृद्धि करेंगे तो उससे ओजोन की मोटाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमारा गलत है। कार्बन डाई के उत्सर्जन को कम करना। देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने से इससे हमारा कोई अब फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये भी ऑप्शन ओजोन की मोटाई पर फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ओजोन से भरे गुब्बारे छोड़ना, ये तो एकदम फालतू बकवास कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए, 4 नंबर ऑप्शन जो आपका है कह रहा है कि फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। देखिए CFC का नाम सुने हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों CFC क्या होता है, अगर CFC के यूज को हम कम कर देना, देखिए इसमें फ्लोरीन है ना, CFC को अगर हम कम कर दें तो आपका ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि होगी, और ओजोन परत की मोटाई में जितनी वृद्धि होगी उतना हमारे पृथ्वी की सुरक्षा होगी। क्योंकि साथियों कि सूर्य से जो है ना, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी में क्या है साथियों, इस पृथ्वी को सुरक्षा देने के लिए 5 प्रकार के परत हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये 5 प्रकार की परत है। यहाँ आपका सूर्य है साथियों, होता क्या है, सूर्य से जो किरण आता है ना, उसमें एक किरण होता है, इसको बोलते हैं UV, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो साथियों ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये आपके बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, त्वचा का कैंसर ये बन सकती है। कौन, अल्ट्रा वायलेट किरणें अगर सीधे पड़ जाए ना, सीधे अगर त्वचा पर पड़ जाए अल्ट्रा वायलेट किरणें, तो समझिए कि त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर तुरंत पड़ सकता है। लेकिन सीधे हमको पड़ता नहीं है, इससे सुरक्षा देने वाला कौन है, बीच में साथियों समताप मंडल होता है। क्या होता है, समताप मंडल होता है, और यही समताप मंडल साथियों क्या करता है, ये समताप मंडल आपका हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देता है। जैसे ये आपका क्या होता है, ये क्षोभ मंडल हो गया, ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, और साथियों उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, है ना। फिर उसके बाद हो जाता है आपका सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आपका होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो समताप मंडल जो साथियों होता है ना, समताप मंडल में आपका ओजोन होता है, O3 होता है। और O3 का निर्माण कैसे होता है, जब ऑक्सीजन के दो अणु पर यानी ऑक्सीजन के अणुओं के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया जाता है UV की उपस्थिति में, तो आपका ओजोन परत का निर्माण होता है, ठीक है ना, जो कि हमें क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर ये समताप किरणें, यहाँ पर क्या होती है, ओजोन होती है। तो जैसे साथियों, जैसे अब देखिए समझिएगा ध्यान से इस पॉइंट को, जैसे इससे प्रकाश की किरणें आ रही है ना, तो ये अगर प्रकाश की किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ जाए, तो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आ जाएगा तो समझिए त्वचा कैंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हानि होगी। लेकिन ये आने नहीं देता है, ये ओजोन है ना, इसको क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो परावर्तित कर रहा है तो फायदा कर रहा है ना, अगर ये परावर्तित नहीं करता तो यहाँ आता तो हमारे पास पृथ्वी में तो हानि कर देता। तो इसलिए कह रहे हैं ओजोन की अगर मोटाई में वृद्धि होगी तो अच्छी बात है, अगर मोटाई में कमी हो जाएगी तो आपको क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओजोन की मोटाई में कमी होगी तो आप कह सकते हैं कि ये पराबैंगनी किरणों को नहीं रोक पाएगी, तब क्या होगा, पृथ्वी पर आ जाएगा और प्रॉब्लम होगा हम लोग को, समझ गए ना। तो इसलिए ओजोन परत क्या करता है, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। समझ आया बात आपको। 1980 से साथियों देखा जा रहा है कि ओजोन का जो है, ओजोन की परत में मोटाई में कमी आ रही है, और ये सबसे ज़्यादा किससे होता है, ओजोन की मोटाई में कमी, ये होता है CFC यूज करने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है ओजोन परत को लेकर, CFC, ठीक है ना। इसलिए CFC को हमें कम करना चाहिए। तो इसका आंसर वही हम बोल रहे हैं, फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों मतलब रेफ्रिजरेटर के उपयोग को कम करना। उपयोग कम करेंगे तो CFC कम यूज होगा, तो ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि होगी। समझ गए ना बात को। ओजोन परत के बारे में मैंने आपको साथियों बहुत चीज़ें आपको बताया है, समझ गए ना बात को ना। चलिए, और एक बात और ध्यान रख लीजिए, ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल, आप सुने होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुने हैं ना, बिल्कुल सुने होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुने होंगे, इस पॉइंट को लिख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथियों क्या है, तो ये साथियों आपका क्या है, ये आपका है ओजोन परत के संरक्षण संबंधित, ध्यान रखिए, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। बोलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। ये एक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन साइंस का भी संबंधित है। ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987, ये सब आपको ध्यान देना, समझ गए साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन डैश अणु पर कार्यरत UV विकिरण का एक उत्पाद है। देखिए सवाल को समझिएगा, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन साथी सूत्र क्या होता है, O3 होता है। कहाँ स्थित होता है, समताप मंडल में, जो कि क्षोभ मंडल के जस्ट बाद होता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और पांचवा आपका क्या होता है, बहिर्मंडल, सबसे बाहरी वाला, ठीक है ना। तो ओजोन बनता कैसे है, मैंने आपको बोला कि हमारे वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन है,
इस ऑक्सीजन पर साथियों क्या होता है, जब इस पर परावैंगनिक किरणें पड़ती है ना, तो ये आपका 2 पार्ट में टूट जाता है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में ये टूट जाता है। हम कह सकते हैं, फिर से हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर, कि जब साथियों ऑक्सीजन को परावैंगनिक किरणों से किया जाता है अभिक्रिया, रिएक्शन कराया जाता है इसकी उपस्थिति में, तो ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं। समझ गए ना? अभी 2 पार्ट में टूटा है साथियों, ये वापस जो ऑक्सीजन यहाँ बचा है, ये वापस ऑक्सीजन फिर क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, 2 परमाणु से रिएक्शन करके अब बना लेता है ये O3 UV की उपस्थिति में। तो समझ गए ना? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? O2 हो जाएगा। O2 समझ गए ना बात को? देखिए इस प्रश्न को देखिए, परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है। अभी जस्ट मैंने बोला कि नहीं आपको, अगर परावैंगनिक किरणों का सीधा संपर्क हो जाए हमारे शरीर से तो क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। मैंने आपको जस्ट अभी बोला था। लेकिन क्या होता है, इनको रोकती है ओजोन। ओजोन क्या करती है? सबको परावर्तित कर देती है परावैंगनिक किरणों को। अगर नहीं परावर्तित कर पाएगी तो सीधे पृथ्वी पर आएगी और पृथ्वीवासियों को प्रॉब्लम होगी, त्वचा कैंसर। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो इतना ही साथियों है जो आपका पर्यावरण से क्वेश्चन था, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा, इतना मेहनत आपका ये हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।